पार्ट नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का गति। गति का जनक किसे कहते? अरस्तु को। गति विज्ञान की खोज अरस्तु ने की थी। किसने? गति विज्ञान खोज अरस्तु ने की थी। गति विज्ञान खोज अरस्तु ने की थी। ठीक है। समय के साथ, जबकि गति का नियम न्यूटन ने दिया था। मोलियन इसको गति कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु पिंड किसी स्थिति में परिवर्तन हो जाना गति कहते हैं। गति को बताने के लिए दूरी, विस्थापन, गति, समय का प्रयोग किया जाता है। गति के प्रकार। स्थानांतरण गति, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील रहकर की गई गति गति कहलाती है। स्थानांतरण गति कहते हैं वह गति जिसमें किसी पिंड के सभी बिंदु एक ही दिशा में समान रूप से गति करते हैं। ठीक है। जैसे गेंदबाज द्वारा दौड़ करते की गई दूरी स्थानांतर गति होती है। स्थानांतर गति दो प्रकार की है, रेखीय गति और एक चक्रीय वक्रीय गति। वक्रीय गति एक दूसरी प्रकार का रोटेशन गति। कौन सी? रोटेशन गति। इसे घूर्णनीय गति भी कहते हैं। रोटेशन गति को घूर्णनीय गति भी कहा जाता है। जब वस्तु किसी वृत्त के चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसे आंतरिक अक्ष और बाह्य अक्ष। आंतरिक अक्ष में कबड्डी में किक करना, कबड्डी में किक करना, क्रिकेट में बॉल फेंकना। ठीक है। जबकि बाह्य हॉरिजॉन्टल बार पर गति की जाती है। हॉरिजॉन्टल बार पर गति की जाती है। दोलन गति, कंपन गति। इसे ओसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ओसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। अपनी निश्चित स्थिति में इधर इधर गिर्द इधर उधर की गति के रूप में एक निश्चित समय के बाद समान गति दोहराना। झूले का हिलाना, गिटार का तार, घड़ी का पेंडुलम। आगे है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन आवधिक गति। आवधिक वह गति जो समय के समान अंतराल के बाद स्वयं को ही दोहराती है, उसे आवर्ती गति कहा जाता है। पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाना इसे पेंडुलम गति कहा जाता है। न्यूटन के नियम। गति के नियम 1687 में न्यूटन ने दिया था। इसकी पुस्तक द प्रिंसिपल्स। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक, न्यूटन ने 1687 में द प्रिंसिपल पुस्तक है। इसे काइनेटिक का भाग है। कौन सा है? गति काइनेटिक का भाग है। 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला जड़त्व का नियम, प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर और गतिशील है तो गति करती है रहेगी जब कोई भारी बल न लगाए, उसे जड़त्व। जब कार अचानक रुकती है तभी यात्रियों को आगे की गति महसूस होती है। ठीक है। दूसरा त्वरण की गति, त्वरण का नियम। दूसरा नियम, यह त्वरण तथा द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। बल फोर्स बराबर, हाँ बफेलो। ठीक है। यह त्वरण तथा द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। बल फोर्स बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है। जब फुटबॉल को एक विशिष्ट दिशा में किक करते हैं तो हम गेंद पर बल लगा रहे होते हैं। हम जितना जोर से किक मारते हैं उतना ही अधिक बल लगाते हैं और गेंद उतनी ही दूर जाती है। तीसरा है गति का तीसरे नियम। गति का दूसरे नियम, गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाता है। जैसे तैराकी, चलना, लंबी कूद, टेक ऑफ, सेंट्रीपेटल बल, सेंट्रीफ्यूगल बल। न्यूटन का तीसरा नियम। दोनों बराबर आते हैं। संवेग, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान इंटू वेग के त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन गति वृद्धि कमी होती है। गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा ही मान त्वरण का मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। चाल स्पीड का सूत्र होता है दूरी बटा समय।
जबकि चाल का मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड। चाल हमेशा धनात्मक होती है। जबकि दूरी दूरी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ की दिशा कुछ भी हो वैसा सकारात्मक होगा। दूरी स्पीड इनटू टाइम। विस्थापन विस्थापन की गति की दिशा के साथ साथ वस्तु की स्थिति में होने वाले कुल परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। धनात्मक ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। वेग यह विशिष्ट दिशा में गति है। एसआई इकाई मात्रक मीटर बटा सेकंड। अदिश राशि समय, दूरी, द्रव्यमान, चाल, तापमान, ऊर्जा, गति, शक्ति, घनत्व, आयतन आदि होते हैं। जबकि अदिश राशि में कौन कौन से हैं? विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, वेग, आवेग, भार अदिश राशि में आते हैं। उत्तोलक क्या होता है? लीवर क्या होता है? यह एक प्रकार का यंत्र है जो वस्तु को हिलाने व चलाने में उपयोगी है। मानव शरीर में खेल गतिविधि में हड्डी व जोड़ मिलकर उत्तोलक की तरह गतिविधि संचालित करते हैं। इसका कार्य की शीघ्रता, जल्दी कार्य को सरलता से आसानी से कर सकते हैं। अक्ष या दूरी उत्तोलक एक यांत्रिक दृढ़दंड होता है जो स्थिर बिंदु के चारों तरफ घूमता है। मानव शरीर में हड्डी छड़ लीवर का जोड़ अक्ष का पेशीय बल लगाने का कार्य करता है। बल भुजा अक्ष व बल लगाने की जगह के बीच की दूरी। जबकि भार भुजा अक्ष व भार बिंदु के बीच की दूरी। यांत्रिक लाभ उत्तोलक का नियम आर्किमिडीज के द्वारा दिया। इसके आर्किमिडीज ने दिया था अगर बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई से अधिक है तो कम बल से में भी ज़्यादा भार उठाया जा सकता है। मानव शरीर में जोड़ फलक्रम कार्य करता है। जोड़ क्या करता है? फलक्रम का कार्य करता है। मानव शरीर में मांसपेशियां बल का कार्य करती है। किसका? बल का कार्य करती है। 3 प्रकार का था। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी उत्तोलक। 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। अक्ष देखो, प्रथम श्रेणी अक्ष दूरी, दूसरा होता है भार प्रतिरोध, तीसरा होता है बल ताकत एफ एल लोड इफोर्ट ई एफ एल ई। ठीक है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में इसमें बल तथा भार के मध्य फलक्रम होता है। बल और भार के मध्य फलक्रम होता है। इसे संतुलित उत्तोलक भी कहा जाता है। दोनों भुजाएं बराबर होती है। अक्ष मध्य में होता है। जैसे बैलेंस स्केल, शॉट पुट थ्रो, क्लो हैमर, सिर को ऊपर नीचे गति करना, कैंची आदि। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक इसमें भार बल फलक्रम के मध्य होता है। इसे बल लीवर भी कहा जाता है। भार है ना, बल और फलक्रम के मध्य होता है। अधिकतम यांत्रिकी लाभ देने वाला उत्तोलक होता है। शरीर में कम पाए जाने वाला उत्तोलक व गति के लिए अनुपयोगी है। भार भुजा से बड़ी बल भुजा होगी। नेट क्रैकर्स जबड़ों को खोलना, पुशअप्स, लॉन्ग जंप ऑफ पैर के पंजे पर शरीर को उठाना। तृतीय उत्तोलक इसे गति लीवर भी कहा जाता है। बल मध्य में रहता है। शरीर में खेलों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला उत्तोलक है। इसमें बल भार व फलक्रम मध्य में रहता है। इसे साइड रेसेस, हाथ को हथेली से दूर ले जाना, फुटबॉल को किक करना, बाइसेप क्लर्क, मछली पकड़ने वाली हड्डी छड़ी, झाड़ू आदि बताए जाते हैं। बल फोर्स किसी वस्तु को गति करने के लिए एक बाहरी प्रभाव की आवश्यकता होती है, उसे बल कहते हैं। सूत्र बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का मात्रक न्यूटन व
डाइन, वह डाइन, जबकि एसआई बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। डाइन सी कैन सी जी एस का भी मात्रक होता है। ठीक है। बल दो प्रकार होता है, आंतरिक बल होता है, बाह्य बल होता है। आंतरिक बल को से संपर्क बल भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स भी होता है। बाह्य गैर नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स होता है, गैर संपर्क बल होता है। एक संपर्क होता है, गैर संपर्क बल होता है। संपर्क बल ये बल जो किसी पिंड पर सीधे किसी माध्यम से कार्य करता है, मांसपेशीय बल या आंतरिक बल और घर्षण बल होता है। जबकि नॉन कंट्रोल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, वे बल जो शरीर के साथ सीधे संपर्क किए बिना रिक्त स्थान के माध्यम से कार्य करता है। ठीक है। गतिज बल और संपीड़न बल, इसमें बल के द्वारा वस्तु की गति उत्पन्न होती है। कंप्रेशन में जब वस्तु को कसकर दबाया जाता है, इसे संपीड़न। गुरुत्वाकर्षण बल, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक बल उस वस्तु को नीचे की ओर खींचने का प्रयत्न करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा वस्तु के बराबर में होता है। इसमें गति 9.8 मीटर या 32.2 पर सेकंड होती है। वायु प्रतिरोध बल डेक के नाम से जानते हैं इसको, डेक के नाम से। तो गुरुत्वीय बल को न्यूटन के अनुसार दो पिंडों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इसमें एक पिंड पृथ्वी का हो तो इस आकर्षण बल का गुरुत्वीय बल बनता है। इसका मात्रक किलोमीटर बटा सेकंड। ठीक है। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक। जब घर्षण बढ़ाकर हमेशा प्रदर्शन सुधारता है, जबकि ऋणात्मक जब घर्षण कम करके प्रदर्शन सुधारता है। जिम्नास्टिक में हाथों में पाउडर लगाकर प्रदर्शन सुधारता है, जबकि एथलेटिक्स में इसमें ऋणात्मक है। एथलेटिक्स में स्पाइक्स या फुटबॉल में स्टंट्स का उपयोग किया जाता है। तनाव बल, रस्सी, केबल, स्ट्रिंग के माध्यम से कार्य करने वाले बल के रूप में होते हैं। संपीड़न बल, जब कोई भौतिक बल किसी वस्तु पर अंदर की ओर और दबाव डालता है। संपीड़न बल। अपरूपण बल, सतह पर विपरीत दिशा में कार्य करने वाले ऑफसेट बल के विरोध में लगाया जाने वाला एक बल है। अभिकेंद्री बल, जब एक बल सीधी रेखा में चल रही वस्तु को वर्ताकार मार्ग में ले जाती है, उसे अंदर की ओर खींचकर वर्ताकार मार्ग पर बनाए रहता है। हैमर थ्रो, छोड़ने पर सीधी रेखा में सामने जाता है। घूमने वाला बल अभिकेंद्रीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल किसी प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न। यह बल वर्ताकार मार्ग पर चल रही है वस्तु को सीधी रेखा पर ले जाने का प्रयास करता है। हैमर थ्रो को छोड़ते वक्त लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल होता है। अब संतुलन आता है। कैसा? संतुलन, जब किसी वस्तु पर कई बल इस प्रकार कार्य करे कि वस्तु न तो रेखीय गति करे और न घूर्णन गति करे, तब इस स्थिति को संतुलन कहते हैं। 3 प्रकार होता है: स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन। स्थायी संतुलन किसी पिंड को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा दूर ले जाकर छोड़ दे तो पुनः वह पूर्ण अवस्था में आ जाती है। वॉलीबॉल में ब्लॉक, तीरंदाजी आदि होते हैं। अस्थायी संतुलन पुनः पूर्व अवस्था में नहीं जाती है। अस्थायी तैराकी में स्टार्ट पूर्व अवस्था में। उदासीन वस्तु संतुलन अवस्था में कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया जाए तो नई अवस्था प्राप्त कर लेता है, पूर्व अवस्था में लौटने का प्रयत्न नहीं करता। इसे क्रिकेट बॉल। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम दूर पर सबसे अधिक होता है। इसका मान 32.2 फीट यानी 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है।
गुरुत्वीय केंद्र, गुरुत्वीय केंद्र COG, सेंटर ऑफ जर्नेटी केंद्र। गुरुत्वीय केंद्र किसी पिंड का वह बिंदु है जिसके चारों ओर उसका द्रव्यमान या भार समान रूप से वितरित या संतुलित होता है। वह काल्पनिक बिंदु जहाँ शरीर के सभी भार कार्य करते हैं। वस्तु उस बिंदु के चारों तरफ घूमने के लिए मुक्त होती है जहाँ तीनों तल मिलते हैं। पुरुषों में गुरुत्वीय केंद्र महिलाओं के लिए अपेक्षा ऊंचा रहता है। जबकि पुरुषों में कुल लंबाई 56 से 57% गुरुत्वीय केंद्र होता है। महिलाओं में कुल लंबाई का 54 से 55% गुरुत्वीय केंद्र होता है। सामान्यतः दूसरे सेक्रल वर्टिला पर मौजूद होता है। गतिशील स्थिति में मापन किया जाता है सेगमेंटल विधि। इस स्थिति में मापन किया जाता है बेसलर विधि। महिला, बालक, पुरुष COG अलग अलग होगा। ठीक है, एक टॉपिक हो गया, फिजिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गए। आसन एवं विकृतियाँ, आसन विकृतियाँ, पोस्चर यानी कि सबसे अच्छा आसन वह है जिसमें पेशियों पर कम से कम तनाव हो, अधिकतम संतुलन की स्थिति में हो। आसन एक व्यक्तिगत धारणा है। JF विलियम्स के अनुसार बताया गया है कि स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति अच्छे पोस्चर आसन से ही होते हैं। कुर्सी पर बैठने से कमर पर सबसे अधिक दबाव आता है। एक अच्छा पोस्चर आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए इसे व्यक्तिगत का सूचक भी कहा जाता है। खराब आसन के कारण अधिग्रहित एक्सीडेंट बीमारी से जन्मजात आनुवांशिक जन्म के समय मौजूद होती है। अन्य मुख्य कारण कौन कौन से आते हैं? चोट से, बीमारी से, आदत से विकसित कमजोरी, आनुवांशिकी, कपड़ों की वजह से, पोषक तत्वों की कमी से, लंबी अवधि की थकान से, व्यवसाय से, नकल से, शारीरिक गतिविधियों की कमी से, मोटापे से। आसन की विकृतियाँ कौन कौन सी आती हैं? मेरुदंड में चार प्राकृतिक वक्र होते हैं: साइकल, थोरेसिक। आसन की विकृतियों में बताया गया है कि मेरुदंड में चार प्राकृतिक वक्र होते हैं। एक कौन सा होता है? कौन सा होता है? एक वसाइकल, थोरेसिकल, लंबर, सेक्रल वक्रता। जो वक्र रीढ़ को शरीर की गति और गुरुत्वाकर्षण से तनाव को अवशोषित करने में मदद करते हैं, लेकिन अत्यधिक वक्रता शरीर को प्रभावित कर सकती है। काइपोसिस, कुबड़ापन, राउंड-बैक, हंचबैक। ठीक है, काइपोसिस, कुबड़ापन, राउंड-बैक और हंचबैक। पीठ के ऊपरी हिस्से का बाहर निकलना, उसको कहते हैं काइपोसिस कहते हैं। ठीक है, पीठ के ऊपरी हिस्से बाहर निकलना, ये देखो, ये काइपोसिस। ये 4 प्रकार का बताया ना। सर्वाइकल, ये होता है सर्वाइकल गर्दन में। ये थोरेसिक, ये पीठ में होता है। ये लंबर नीचे होता है। सेक्रल ये होता है। जबकि अब क्या बताया गया? काइपोसिस, कुबड़ापन। ये काइपोसिस है, ये देखो काइपोसिस हो रहा है। काइपोसिस पीठ के ऊपरी से बाहर निकलना। थोरेसिक हड्डियों में सामान्य घुमाव से 20 डिग्री से 40 डिग्री बीच होती है, लेकिन थोरेसिक हड्डियों अधिक घुमाव के कारण सी-आकृति बनना काइपोसिस कहलाता है। ठीक है, काइपोसिस का निदान तब किया जाता है जब एक्सरे पर कम से कम 50 डिग्री वक्र होता है, जब काइपोसिस कन्फर्म हो जाता है।
जबकि सयु इसमें रोग कौन सा आता है, काइफस किशोरों में कुब्जता किस रोग से कारण, सयूर मैन से। गिब्स विकृति संरचनात्मक काइफोसिस एक रूप है जो अक्सर तपेदिक का परिणाम होता है। हाइपरकाइफोसिस रीढ़ की हड्डी का गंभीरता से आगे की ओर वक्रता 45 से 50 डिग्री से अधिक होती है। 45 से 50 डिग्री से अधिक होती है। यह हाइपर अधिक गंभीरता होती है। सांस की तकलीफ, श्वसन प्रणाली से संबंधित समस्या, पीठ दर्द, बेचैनी रहती है। उपाय आसन, उपचारात्मक आसन कौन से, चक्रासन आसन करना चाहिए, भुजंगासन, धनुरासन आदि आसन करना चाहिए काइफोसिस वाले लोगों को। ठीक है, फ्रंटल प्लेन से नजर आएंगे, ये फ्रंटल प्लेन से नजर आएंगे। ये दिख सर्वाइकल थोरेसिक काइफोसिस, ये काइफोसिस थोरेसिक को काइफोसिस कहा जाता है। लॉर्डोसिस ये आगे की ओर होता है। अब दूसरा आता है होलोबैक अस्थि वक्रता, लॉर्डोसिस अस्थि वक्रता, लॉर्डोसिस अनवार्ड अस्थि वक्रता, होलोबैक, साई बैक, स्लाइड बैक। ठीक है, लॉर्डोसिस क्या होता है, ये लंबर रीजन की हड्डी का ज़्यादा आगे बढ़ना, लंबर यदि आगे की ओर बढ़ना, ये मेरे का लॉर्डोसिस आ रहा है। सपाट पद को प्रभावित करने वाली विकृति मोटापे की वजह से यह विकृति हो सकती है। उस उपापचय में हलासन पश्चिमोत्तासन करना चाहिए, हमेशा हलासन पश्चिमोत्तासन करना चाहिए। पेल्विक बोन का आगे की तरफ टिल्ट होना, पोली बोन का आगे की तरफ टिल्ट होना, ये क्या है, ये बताया गया है, ये लॉर्डोसिस में बताया गया है। ठीक है, आगे स्कोलियोसिस रीढ़ व पार्श्व कुब्जता, मेरु वक्रता। स्कोलियोसिस के रोग के कारण मेरुदंड सीधे न होकर किसी एक तरफ झुक जाती है। इससे ज़्यादातर छाती और पीठ के नीचे के हिस्से प्रभावित होते हैं। इसे रीढ़ वक्रता या पार्श्व कुब्जता भी कहते हैं। आमतौर पर स्कोलियोसिस की शुरुआत बचपन व किशोरावस्था में होती है, जब शरीर की वृद्धि या बढ़त शारीरिक विकास रुक जाती है, तब तक झुकाव साफ नजर आने लगता है। कई बार देखा जा सकता है कि रीढ़ मुड़कर अंग्रेजी में एस या सी अक्षर आकार की हो जाती है। स्कोलियोसिस का निदान तब किया जाता है जब एक्सरे कम से कम 10 डिग्री पार्श्व वक्र हो जाता है। थोरेसिस लंबर क्षेत्र में प्रभावित होती है। थोरेसिस और थोरेसिस और लंबर क्षेत्र में, थोरेसिस और लंबर क्षेत्र में इसको विकसित होती है। ठीक है, कंधे स्कोलियोसिस में कंधे कूल्हे एक तरफ झुक जाते हैं, कंधा तथा कूल्हा एक तरफ झुक जाता है। टेनिस बॉल फेंक, भाला फेंक अधिक पाए जाते हैं। स्कोलियोसिस यह विकृति मापी जाती है। उपचार तैराकी, ताड़ासन, पुलअप आदि करना चाहिए। स्कोलियोसिस ये देखो एक तरफ कूल्हा झुकना, ये तो सामान्य ही स्कोलियोसिस हो गया, लंबर हो गया सामने। ठीक है, गोल कंधे राउंड शोल्डर, दोनों कंधों सीने की तरफ झुक जाते हैं, दोनों कंधे सीने की तरफ झुक जाते हैं, दोनों कंधे सीने की तरफ झुक जाते हैं। राउंड बैक, तंग वस्त्र श्रम की आदत व्यवसाय की वजह से भी विकसित हो सकते हैं। एक फ्लैट बैक सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें निचली रीढ़ अपनी कुछ सामान्य वक्रता खो देती है। यह एक प्रकार का सेजिटल इम्बैलेंस, सेजिटल असंतुलन या रीढ़ हड्डियों में आगे से पीछे का असंतुलन है। सामान्य लंबर वक्र का सीधा होना फ्लैट बैक सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। सामान्य लंबर वक्र का सीधा होना फ्लैट बैक सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये देखो सामान्य
पेस प्लेन होता पेलन आर्च, सपाद पाद, पेस प्लेन, पेलन आर्च। ऐसी स्थिति में खड़े होने पर पैरों पर फूला तलवा फर्श को छूता है। वंशानुक्रम क्रम रूप से विकसित होती है। श्रेष्ठावस्था, बाल्यावस्था में मोटापा, गलत आसन की आदत कमजोरी पेश करती हो सकती है। मापन पेडोग्राफ, प्लेन फिल्म रेडियोग्राफी आदि होते हैं इसका मापन। ठीक है, ये देखो नॉर्मल प्लेट, ये प्लेट, ये सही है एकदम, ये गलत है सब। सपाट, ये देखो बीच में जगाना, ये सही है एकदम। नोकनी क्या होता है? नोकनी जेनुवलम, नोकनी जेनुवोल्गम एक ऐसी स्थिति है जिसमें घुटने अंदर की ओर झुकते हैं। यह स्थिति है नोकनी जेनुवोल्गम एक ऐसी स्थिति है जिसमें घुटने अंदर की ओर झुकते हैं जबकि टखने अलग अलग दूरी पर रहते हैं। जब जेनुवोल्गम वाला कोई व्यक्ति अपने घुटनों को एक साथ रखकर खड़ा होता है तो उसकी टखनों के बीच लगभग 8 सेंटीमीटर यानी 3.1 इंच तो उससे अधिक का अंदर होता है। घुटने एक दूसरे की ओर धकेलते हुए प्रतीत होते हैं। ये नोकनी है, देखो ये दोनों टखने टकरा रहे हैं और पैर बाहर की निकल रहे हैं, इसे नोकनी कहा जाता है। नोकनी, ठीक है। सामान्य से ऐसे होते हैं, नोकनी में ऐसे होते हैं। जिस तरह मुकेश अंबानी का लड़का ने नोकनी है उसकी। जबकि बोल लेग में क्या होता है कि पैर अंदर की तरफ रहते हैं, जबकि इसके वो है ना टखने नहीं, ये बीच में से ये क्या बोलते हैं इनको, गोडा बाहर की ओर होते हैं, गोडे बाहर के होते हैं, इसे बोल लेग कहा जाता है। इस प्रकृति का सपाट पद से संबंध होता है। चलने दौड़ने से अधिक देर खड़े रहने से परेशानी होती है। कमज़ोर हड्डियाँ, विटामिन डी की कमी से, मोटापा से, रिकेट्स रोग की वजह से होता है। 2 वर्ष की आयु के बच्चों में स्थिति सामान्य से ही देखी जा सकती है। 5 से 6 वर्ष आयु में आप ठीक कर सकते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ। बोलेग जेनुवेरम धनुष पाद। बोलेग किसे कहते हैं? जेनुवेरम एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक या दो पैरों के घुटनों बाहर की ओर मुड़े होते हैं, यानी कि बाहर की ओर मुड़े होते हैं। इस घुटनों पैरों के नीचे के हिस्से के बीच में सामान्य से अधिक जगह बन जाती है। सामान्य से अधिक जगह बन जाती है। जब व्यक्ति अपने पैरों टखनों को एक साथ मिलाकर खड़ा होता है तो घुटने अलग अलग रहते हैं तथा पैर धनुष की तरह दिख सकते हैं, इसे खासकर जब ये चलते हैं। शिशुओं और छोटे बच्चों में धनुषाकार पैर आम है। धनुषाकार पैर के साथ पैदा हुआ बच्चा आमतौर पर 18 महीने की उम्र की स्थिति में बाहर आ जाते हैं। पोषक की कमी, मोटापा, गलत पोस्चर इस विकृति का मुख्य कारणों में से एक है। ब्लाउंड रोग, टीबिया वेरा एक विकास विकार है जो बच्चे की पिंडिया की हड्डियों की विकास प्लेन में समस्या के कारण होते हैं। जिसमें क्वाड्रिसेप्स कोण के रूप में भी जाना जाता है। क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों और पटेलर टेंडन के बीच बनने वाले कोण के रूप में परिभाषित किया गया। इसका वर्णन पहली बार 1964 में ब्रेस्टास्ट्रॉम द्वारा किया गया था। कोण में 0 से और 11 डिग्री तक घुमाया नजर आता है। रिजिड स्पाइनल रीढ़ की हड्डी में लचकता और घुमाव कम होना, स्टर्नम का बाहर निकलना, पिजन चेस्ट, पिजन टो, दोनों पंजों पैर के मुंह एक दूसरे की तरफ होना। इस तरह ये आकृति हो गई। ठीक है, आकृति हो गई। इसके बाद में आकृति के बाद में चलते हैं।